जी, मोदी जी का सुपर फैन है। जी। ये बताइए कि आप जो ये मोदी जी का दीवाना हो गए और इस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं और लाखों लाख लोग देखते हैं, आपको पसंद करते हैं जी। और आप मोदी जी के दीवाना बनते हैं, फैन बनते हैं, सुपर फैन बनते हैं और लोग आपके फैन बन जाते हैं। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जी। देखिए, मुझे ये सीखने को मोदी जी से मिला है और भारतीय जनता पार्टी से सीख रहा हूँ, पब्लिक के सामने रखता हूँ अपना, क्योंकि मैं सच्ची बातों को बाकी से रखता हूँ, इसलिए पब्लिक को सही लगता है और अच्छा लगता है। मोदी जी के जन्मदिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को मैंने दिन की बहुत इस बात पे बधाई दिया है कि जो 70 सालों में निकम्मी नकारी सरकारों ने देश को प्रगतिशील भारत के रूप में स्थापित किया, हर हाथ को काम देने का स्वप्न देखा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने हर हाथ को खाली किया, बेरोजगार किया, लोकतंत्र की हत्याओं को करके हिंदुस्तान के अंदर लूट तंत्र की स्थापना का संकल्प लिया है, किसान को आत्महत्या के लिए विवश किया है, नौजवानों को आत्महत्या के लिए विवश किया है। देश की हमारी वो संपदा जो निकम्मी नकारी सरकारों ने 70 सालों में बनाया, उनको बेचने का काम किया, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, तमाम बहुत सारी चीजें हैं, लंबी लिस्टें हैं। और सही बोलने वाले, चाहे वो आईपीएस संजीव भट्ट हो, चाहे मिर्जापुर के अंदर रिटायर्ड आईजी हो, सही बोलने वालों को जेल के अंदर ठूसा जाता है। मैं इस बात के लिए 17 सितंबर पे आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं कि आपने देश के नौजवानों को फुर्सत करके घर में बैठाला है। हिंदुस्तान में ना हिंदू पे संकट है, न मुसलमान पे संकट है, न ओबीसी पे संकट है, न एससी एसटी पे संकट है। अगर किसी को संकट है तो ये 2014 के बाद से लोकतंत्र की हत्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान की हत्या का संकट दिख रहा है। तो सबसे पहले आपके बातों से ही मैं लेता हूं प्रश्न कि आपने कहा कि दिल्ली दंगा के बारे में कि दिल्ली का दंगा कौन किया, आपने आरोप लगाया एक विशेष पार्टी पे, उनके लोगों पर। तो मैं आपसे उस पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी दिल्ली दंगा होने का कारण प्रोफेसर अपूर्वानंद, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जैसे इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर दिल्ली पुलिस ने ये आरोप लगाया है और उमर खालिद को अभी अरेस्ट भी किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसीलिए मोदी जी का दीवाना हूं, जो व्यक्ति खुले काम इसलिए कि इन आंदोलनकारियों को गोली मारो सालों को। जो ये कहता है वो केंद्र का मंत्री है, उससे कोई पूछताछ भी नहीं होती, उसको कोई सम्मन जारी नहीं होता। एक दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति खुलेआम कहता है कि मोदी जी विदेश में, उनके आने के बाद मैं शाहीन बाग खाली करा लूंगा, रास्ता खाली करा लूंगा, और नहीं तो फिर जिम्मेदार होंगे यहाँ के पुलिस के अधिकारी। वो खुलेआम दंगा कराने की धमकी देता है। उससे आज तक कोई, यही बातों को मैं कह के मोदी जी की दीवानगी व्यक्त करता हूं कि जो देश के लिए समर्पण की भावना रख के सच बोलने की साहस करता है, उनके लिए जेल, और दंगाइयों को हमारे मोदी जी बेल देते हैं। और उपचुनाव, अब मध्य प्रदेश पर हम आते हैं सर जी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो मध्य प्रदेश में पलड़ा किसका भारी है इस उपचुनाव में? बहुत अच्छा प्रश्न किया, मोदी जी का दीवाना हूं। देखिए ना, एक झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वाली
लड़की के लिए वायु सुरक्षा बहुत अच्छा, मैं अभिनंदन करता हूं मोदी जी का। लेकिन दूसरे तरफ ये शायद इतिहास नहीं मालूम कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी की शहादत किस परिवार की गद्दारी से हुई। वो गद्दार और जयचंद को आदरणीय मोदी जी ने अपने शरण में गले से लगाया, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जनता कमलनाथ जी के पक्ष में। आपने देखा होगा लगातार जयचंदों को, गद्दारों को जनता कैसे पीट रही है, मंत्री बन गए। अभी आपने परसों का ही हादसा देखा होगा, तोमर साहब के साथ क्या घटना घटी। हमारे मध्य प्रदेश में लूट तंत्र वापस जाएगा, लोकतंत्र वापस आएगा। मध्य प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, बेरोजगारों की, आम आवाम की सरकार पुनः वापस आ रही है। और मैं तो आपके बिहार में भी इसी में कह रहा हूं कि जंगल राज खत्म होगा और ओरिजिनल राम राज्य वापस आएगा। और अब जो सरकार आएगी, मैं 15 दिन के लिए बिहार आने वाला हूं इलेक्शन में, वहां के अन्य दल के लोगों से ये बैठ के बात करूंगा और सरकार आने के बाद ये बाढ़ से निपटने की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, इस पे बात करूंगा। तिवारी जी, आपने अपने वक्तव्यों में भी और अपने पुराने वीडियो में, मैं आपका पुराना वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक जगह आपने कहा था कि कोरोना के लिए शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी और मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके पीछे आपका देखिए साहब, हमारे देश के अंदर फर्स्ट कोरोना पेशेंट जनवरी माह में पाया गया था। उसके बाद मार्च में 23 मार्च तक हमारे देश की संसद चलती है। जब तक कोरोना देश के अंदर आ चुका था, हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार को शपथ ग्रहण रात में कराया जाता है 23 मार्च को। कोरोना आने के बाद मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नंगानाच बीजेपी के विधायकों को गुड़गांव, आपके हरियाणा की होटल में रखा जाता है, और कांग्रेस के जो बिकाऊ विधायक थे उनको बेंगलोर के अंदर किस तरह से परेड हुआ। कमलनाथ जी को काम करने को नहीं मिला कोरोना में, सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई गई। हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि ये कोरोना 2 कारणों से आया, एक शाहीन बाग को खाली कराने के लिए, दूसरा मध्य प्रदेश में सरकार खरीद फरोख्त करने के लिए। ये जानबूझ के नमस्ते ट्रंप के माध्यम से कोरोना हमारे देश के अंदर लाया गया है, और मजदूरों को रोककर, मजदूरों को जानबूझ के मौत के घाट उनके छोटे छोटे बच्चों को तड़पाया गया है। अगला सवाल है आपसे जी कि अचानक से जी मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या होता है, या फिर यूं कहूं कि कमलनाथ सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाती है जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी और अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की सत्ता वापस पानी हर हाल में जरूरी महसूस होती है। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसी क्या बात होती है? 15 सालों में खून घोटाला, दवा घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, रेत माफिया, मिलावटखोरी, भू माफिया, बहुत सारे सक्रिय रहे, खनन माफिया। कमलनाथ जी ने एक ईमानदार सरकार की स्थापना करके नौजवानों के प्रति चिंता किया, युद्ध के शुद्ध के लिए युद्ध किया, मिलावटखोरों को जेल भेजना चालू किया, माफियाओं को जेल भेजा। देखिए, आपको पता होगा पहले ये सरकार को अस्थिर करने के लिए हनी ट्रैप का उपयोग किया इन्होंने। एक हमारे यहाँ के खनिज मंत्री हैं, वर्तमान में पूर्व कृषि मंत्री रहे, उनके मकान का उपयोग किया गया। कि कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम, जब हनी ट्रैप में ये फेल हो गए, कांग्रेस के लोगों का चाल चरित्र चेहरा कहीं गंदा नहीं था, तो इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त किया। जिस तरह से जीतू सोनी जैसे माफियाओं पे वो हनी ट्रैप का भी मास्टरमाइंड था, उस पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की, तमाम भू माफियाओं, अतिक्रमणकारियों पे कार्रवाई कमलनाथ जी ने चालू किया, व्यापम पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया, ई टेंडरिंग में यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री फंस रहे हैं,
जो पूर्व में भी मंत्री थे। तो इसलिए, और वो शिवराज सिंह सरकार के हाथ तक हथकड़ी जा रही थी, जिसके कारण इन्होंने रातों रात अरबों खरबों की लेन देन करके सरकार को अस्थिर किया, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को गिराया, लूट तंत्र की भ्रष्टाचारी सरकार, हत्या बलात्कार। देखिए हमारा मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 रहा जब तक शिवराज सिंह जी रहे। शिवराज सिंह जी आए, फिर से हमारे यहाँ दलितों पे आपने देखा होगा किस तरह से रतलाम के अंदर जमीन खाली कराने के लिए बल का प्रयोग किया गया, उसके बच्चे, परिवार, पत्नी तक को पीटा गया। ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जंगल राज स्थापित है, खून घोटाला, दवा घोटाला, खनन घोटाला। अभी 15 जून के बाद आपको पता है रेत में एनजीटी लगती है। एनजीटी एक संवैधानिक महत्वपूर्ण वो है। उसके लगने के बाद पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी के भांजे हों, चाहे भाई हों, चाहे भतीजे हों, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के नेता, इवन मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय खनिज मंत्री आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र और बड़े भाई हैं, उनकी विधानसभा में पूरा नंगा नाच उनके संरक्षण में। एक मजदूर की मृत्यु होती है एलएनटी मशीन के करंट में छू जाने से, उसके लिए कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। बिकाऊ मीडिया ने भी उस मामले को दबा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो नशे का आदी था, जो लड़कियां बदलने का शौक रखता था, हत्या हो, आत्महत्या हो, उसके लिए 24 घंटे देश की तमाम बुनियादी समस्याओं पे पर्दा डालने के चक्कर में पूरी मीडिया का कंसल्टेशन महाराष्ट्र के अंदर है। जितनी, मेरा मानना है, देखिए जितनी जान की कीमत एक दलित, ओबीसी, पिछड़ा, सामान्य, जनरल, हिंदू, मुसलमान, आम आवाम, गरीब, किसान की है, उतना ही एक नेता, अभिनेता, वीआईपी, सेलिब्रिटी की भी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर वही है जो आपके बिहार के अंदर उससे ज्यादा है, और इन्होंने अपने बचाव के लिए ये सरकार बनाई और ये लोकप्रिय सरकार की हत्या की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के वर्तमान में कोरोना हैंडल जिस तरीके से किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, भूखमरी की जो समस्याएं हैं, क्या हालात क्या हैं वहां पर शॉर्ट में? मध्य प्रदेश के अंदर कोविड से निपटने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं, जिसका मैं एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूं। आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का 15 साल का कुशासन ही रहा है, जिसके कारण जब मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे महंगी हॉस्पिटल चिरायू के अंदर अपने ट्रीटमेंट को एडमिट होते हैं। जबकि कमलनाथ जी को वायरल हुआ था, उन्होंने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में इसलिए कराया था कि जब मैं सरकारी हॉस्पिटल जाऊंगा वहां की अनियमितताएं सुधरेंगी। इससे आपको खुद उदाहरण मिल गया कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। 15 सालों में जो भी उद्योग पूर्व की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया था, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवराज जी के आने के बाद हमारे यहाँ उद्योग पूरी तरह से बंद हुआ। व्यवसाय, नोटबंदी और जीएसटी के बाद तो बहुत बुरी स्थिति है। व्यापारी भूख से मर रहा, किसान यूरिया की किल्लत से। मैं तो मानता हूं कि चाहे वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूरिया का पूरे देश के अंदर संकट था। मेरे मध्य प्रदेश में तो बहुत ही बड़ा यहाँ बिच भैया, और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं वो लोग पूरी तरह से यूरिया की दलाली कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े गोदामों में, उनकी दुकानों में यूरिया जा रहा, मिल रहा, सोसाइटियों में यूरिया नहीं मिली। किसान बेहाल है। इस साल किसानों को लॉकडाउन के कारण गेहूं काटने के लिए समय पे हार्वेस्टर नहीं मिला, मजदूर बाहर से गांव नहीं आ पाया था, मजदूर नहीं मिले, लोगों की फसलें नष्ट हुई। इसके बाद मंडियों के अंदर तुलाई के लिए जिस प्रकार से किसान भूख प्यास से, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर कई किसान मृत्यु गत को प्राप्त किए हैं, मौत के घाट गए हैं।
मंडियों के बगल से स्मशान घाटों में सोते रहे भूखे प्यासे। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, बलात्कार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, लूट डकैती और अवैध खनन यहाँ चरम पे है। वर्तमान में मोदी सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। कोविड की जो खतरे थे भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर, उसे आने दिया, हो जाने दिया, जब तक कि उन्हें सत्ता प्राप्ति नहीं हो गई। इसके बावजूद चलिए कोविड आ गया, और अब बताइए मुझे कि वर्तमान में आप प्रधानमंत्री के तमाम कार्यकलापों को जो उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए किया, आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी पूरे लॉकडाउन के दौरान पिक्चर से बोल रहे, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना भेजा, पूरे कोरोना काल में किसी भी जिले में प्रभारी मंत्री की योजना समिति की कोई बैठक नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग में सारे देश के प्रभारी मंत्रियों ने कोई समीक्षा नहीं किया। केंद्र की सरकार ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, देश को गुमराह करने के लिए, कोरोना भूख भय से मारने के लिए सिर्फ ताली थाली दिया मोमबत्ती बैंड बजवाया है, मजदूरों को तड़पाया है, छटपटाया है, कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। तो मैं कैसे आपको बता दूं कि कुछ काम किया है कोविड में? हाँ, अस्पताल न बना के राम मंदिर का भूमि पूजन का नौटंकी किया है, जो ऑलरेडी पहले से तैयारियां चल रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वो ऑलरेडी प्रगति में है। उसका राजीव जी जैसे कई लोगों ने पहले भी भूमि पूजन किया था। तो हम मोदी जी के इसीलिए दीवाना है। मोदी जी हमारे देश की जम के बाट लगा रहे। पहले जीएसटी, नोटबंदी से मारा, फिर जीएसटी से मारा, अब वर्तमान में कोरोना से मार रहे। कोई पॉलिसी नहीं आई हमारे यहाँ, ना ही कोई, जब दवाई ही नहीं आई, इलाज ही नहीं आई, तो आप बताइए कैसे देश से निपटे वो कोविड से? अभिव्यक्ति की आजादी वर्तमान में बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे बहुत बड़ा खतरा है, उस पे बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं कि क्या आपको भी गाली मिलती है? बिल्कुल मिलती है। सच बोलने वाले गाली भर नहीं मिलती भाई साहब। आपने देखा होगा, मैंने लॉकडाउन के दौरान 10,000 परिवार का भूख मिटाने का काम किया, चूल्हा जलाया है हमने, जो आपके तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया है। उसके जुर्म में मुझे जेल भेजा गया अप्रैल में। मुझे 20 अप्रैल को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने लोगों को मास्क दिया, सैनिटाइज किया, गरीबों की भूख मिटाई। तो जो सच बोलेगा, अभी तो मुझे यह भी खतरा है कि मुझे गोली मार दिया जाएगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन मैं मोदी जी का दीवाना हूं। मैं चाहता हूं कि अनिल तिवारी ने जितने बेबाकी के साथ जितने वीडियो बनाए और इतने शेयर हो चुके हैं कि निश्चित तौर पे 10-50 अनिल तिवारी पैदा हुए, और जिस दिन 100 सेंचुरी पार करेंगे उस दिन झूठ, पाखंड, फौरेब की सरकार, गोडसे की सरकार जाएगी। वो गांधीवादी विचारधारा, जिस गांधी ने जब हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा, एक तालाब के अंदर एक बहन स्नान कर रही थी, वो आधे वस्त्र तालाब में धोने के बाद सुखाने लगी। वो एक पेड़ के नीचे गांधी जी इंतजार करने लगे कि ये बहन तालाब से निकले। तब हम, चूंकि गांधी जी एक बैरिस्टर थे, सूट बूट पे थे, जब वो आधा वस्त्र सूख गया तो बहन ने नहाया गीली साड़ी करके आधी, और फिर सूखी हुई साड़ी लपेटा। तो गांधी जी ने उस बहन से पूछा कि बहन, आपने पहले आधी साड़ी सुखाया और फिर आपने नहाया। उस बहन ने जवाब दिया कि हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान की बड़ी किल्लत है। हम लोग आधा पेट खाना खा के जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग आधा वस्त्र पहन रहे हैं। उसी मेड़ पे तालाब के ऊपर गांधी जी ने कोट पैंट उतार के रखा, आधा वस्त्र पहना, पर्दनी आधी कंधे पे लिया। हम उस गांधीवादी विचारधारा की सरकार को स्थापित करेंगे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जो गांधी के सिद्धांतों पे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए काम करे। ताली थाली, नमस्ते ट्रंप, सीए, एनआरसी,
3 से 170 जैसे गुमराह करने का काम नहीं करे, हर हाथ को काम दे। ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक की गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी सरकार होना चाहिए। वर्तमान समय में छात्र युवा बेरोजगार तो सड़कों पर है ही, लेकिन सरकार की तरफ से एक नई किसान नीति आई है जिसके बाद पूरे देश में किसानों में उसके प्रति काफी रोष है। किसानों को लगता है कि वो जो नीति आई है उनके पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ है। तो आप सरकार के इस नीति को कैसे देखते हैं और किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं और जिस पर लाठीचार्ज किया गया हरियाणा के अंदर, जो सरकार किसानों के आय दोगुनी की बात करता है, किसानों के हित की बात करके सत्ता में आती है और वो सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों की हड्डियां तोड़कर जवाब देती है। तो आप इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के हमारे आदरणीय मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, व्यापारी विरोधी, महिला विरोधी ऑलरेडी है। जब किसान का गल्ला मंडी के अंदर नहीं बिकेगा, व्यापारी और बिचौलिया खरीदेंगे तो हम समर्थन मूल्य से भी वंचित होंगे। हमारा वो जो शासन से निश्चित दाम होता है वो दाम भी नहीं मिलेगा। ऑन पॉन दामों में हमारी फसल जो 1850-1900 रुपए क्विंटल जाना वो 1200 रुपए क्विंटल जाएगा। निश्चित तौर पे ये हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री की अज्ञानता और असफलता का प्रतीक है और ये किसान विरोधी ही जो निर्णय पारित हुआ है कैबिनेट के अंदर और सदन के अंदर, उसमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि भारत के अंदर किसान ही अन्नदाता है और किसान से ही देश संचालित है। किसानों को बचाना चाहिए, किसानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और किसानों को आय 4 गुनी या दुगनी करने के लिए यंत्रों को देना चाहिए। किसान भगवान है हमारे देश का, इस रास्ते पे काम करना चाहिए जिसका काम जस्ट अपोजिट हो रहा। ये बिल किसान विरोधी है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। हम देश के आम किसान के साथ खड़े हैं और न्याय के साथ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे सरकार एक बात और कहती है इस बिल के बारे में कि मैं किसान के हित की बात कर रहा हूँ। जब किसान ही इसके विरोध में है तो सरकार सामने से आकर किसानों से मिलती क्यों नहीं? अगर किसानों के हित की बात है तो उनसे मिलके उनको बता दीजिए, ठीक है। जब आप उनसे ही मिलने के लिए तैयार नहीं है, जब आप उनसे ही मिलने के लिए तैयार है तो दाल में काला कहाँ है या फिर पूरी दाल काली है? और आपने ऐसे वक्त में ये अध्यादेश लाया जिस वक्त में कोई सवाल भी नहीं कर सकता, कोई सवाल जवाब का बात ही नहीं है, सीधा आप चोर दरवाजे से इसको पास करने जा रहे हैं, तो सवाल तो उठने हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2014 के पहले के भाषण आदरणीय मोदी जी के सुन लीजिए, चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे स्विस बैंक के काले धन का बात हो, जितने भी मुद्दे थे उन पे आखिर मोदी जी ने क्या किया 6 सालों में? देखिए, ये झूठ, पाखंड, गुमराह, देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। ये षड्यंत्रों पे, नारों के दम पे सरकार बनाते हैं। इनकी शुरुआत हुई स्वदेश के नारा से, फिर पोखरण परमाणु से, फील गुड और साइन इंडिया, पता नहीं कौन कौन से स्वप्न दिखाते हैं। 2014 में ये आए महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जो आज पेट्रोल 92, डीजल 82-83 रुपए हो गया। उसके बाद ये इस बार आए राष्ट्रवाद के मुद्दे पे 2019 में। क्या हमारे देश का यही राष्ट्रवाद है कि पुलवामा में 44 जवान उस जगह पे शहीद होते हैं जिस जगह पे इतनी बड़ी एसयूवी गाड़ी ऑडी एक्स लेके घुसती है? उसका हमारे देश की आय भी हमारी सरकार को नहीं बता पाती या सरकार अज्ञानी रहती है? इतनी बड़ी शहादत हमारे जवानों की, वो भी चुनाव के ऐन वक्त बालाकोट का स्ट्राइक दिखा के हम राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाते हैं। हमारे देश की बहनों का कुलदीप सेंगर जैसे भेड़िए शोषण कर रहे हैं। देखिए,
ये झूठ पाखंड पे आधारित है। किसानों के जस्ट विरोध का बिल है। आज तक सरकार किसी मुद्दे पे, किसी आंदोलन में कभी सामने किसानों से, कर्मचारियों से, व्यापारियों से बात करने नहीं आई। नोटबंदी में आपने कभी किसी अमीर को बैंक में लाइन लगते देखा? आपने किसी अमीर को मरते देखा? ना जाने कितने गरीब बैंक में लाइन लग के पुलिस की लाठी सड़कों पे भूखों से मरे हैं नोटबंदी के दौरान। आंकड़ा नहीं है पुलिस के सरकार के पास। आज देश के अंदर पैदल चल के जो मजदूर मरे, ट्रेन के नीचे मरे, एक्सीडेंटों में मरे, उसका आंकड़ा नहीं दे रही है सरकार। तो ये तो आदरणीय मोदी जी का मैं इसी बात पे दीवाना हूं कि उसके बाद में ही हमारे देश की जागरूक जनता, पढ़ी लिखी जनता, बुद्धिजीवी जनता ताली थाली दिया बजाने को तैयार रहती है। मोदी जी कभी किसी के दिल की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। और अभी अगर मोदी जी देश के अंदर बोल दें कोई बात कि कौवा कान ले गया, तो हमारे देश की जनता अपना कान नहीं देखेगी, तुरंत कौवा के पीछे दौड़ पड़ेगी। इसी से देश को जागना है। हम ये नहीं कहते कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करिए, किसी अन्य दल का सपोर्ट करिए, लेकिन अज्ञानी, पाखंडी, झूठी, फौरेबी देशद्रोहियों का मुंह काला करिए। समाजवाद विचारधारा से प्रेरित आवाम पे चिंता करने वाला, नौजवान पे चिंता करने वाले, महिलाओं पे चिंता करने वाले, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने वाले, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने वाले लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अर्थव्यवस्था जो लोग तंदुरुस्ती के साथ वापस ला सके, अब आवश्यकता है। मोदी जी के बर्बाद किए हुए देश को कम से कम 20 साल लगेंगे ऊपर लाने में। 70 साल की बनाई एक मजबूत भारत को बर्बाद किया गया है पूरी तरह से। तो इस सरकार से हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि ये किसानों से आके बात करेंगे। इनकी सारी नीतियां जो है जन विरोधी नीतियां हैं। वीडियो के अंत में मैं आप, चूंकि मोदी जी के सबसे बड़े कांग्रेसी भक्त हैं, दीवाना है जी हाँ, तो दीवाना है, तो आप कुछ मोदी जी को कहना चाहें तो आप 30 सेकंड के अंदर कहें। मैं मोदी जी से एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत हो गया सीए, एनआरसी, कोरोना और देश को बर्बाद तबाह करने में जो 6 सालों में अहम भूमिका निभाई है। आदरणीय मोदी जी निश्चित तौर पे देखिए, फर्जी डिग्री के दम पे देश नहीं चलता है। इनके पास चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जैसे बहुत सारे और भी नाम हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। चूंकि 30 सेकंड का आपने टाइम दिया, किसी योग्य हाथ में सरकार को, चूंकि अभी 4 साल सरकार को चलना है, देश को तबाही, बर्बादी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान हत्या, आत्महत्या, बलात्कार से बचाए, देशद्रोहियों से सरकार को बचाए। हमारे देश को किसी से खतरा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपसी भाईचारा, सौहार्द, एकता, सद्भाव था, है, आगे भी रहेगा। सिर्फ अगर खतरा है तो लोकतंत्र को खतरा है, बाबा साहब के संविधान पे खतरा है। और जिस तरह से भारतीय संस्कृति को तार तार किया जा रहा है, इनका कोई एक गोडसे की पैदाइशी हमारे प्रवक्ता आते हैं वो कुछ बिकाऊ चैनलों में, जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, एक मर्यादाओं की परिधि को नहीं लागना चाहिए। इन चीजों को स्थापित करते हुए जिन मुद्दों पे 2014 के पहले आए, उन मुद्दों पे ध्यान देके मोदी जी हर हाथ को काम दें। देश मोदी जी के साथ है पूरी तरह से। और तिवारी जी, वीडियो के अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये समय है जागने का। बहुत हो गया गुमराह होते। क्या हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद यही राष्ट्रवाद है? जिस प्रकार से मुसलमान का बच्चा या सरदार का बच्चा ऊपर से गॉड गिफ्टेड होता है, टेक्नोलॉजी दिमाग में लेके आता है, मुसलमान का बच्चा पंचर जोड़ के भी अपना खुददारी के साथ पेट भर लेता है और रोजगार करके पैसे कमा लेता। सबसे ज्यादा अगर किसी का लड़का बेरोजगार है, वो गांव के किसान का लड़का बेरोजगार है, मजदूर का लड़का बेरोजगार है। आप लोग अफवाहों से बचिए, जागिए और हिंदुस्तान को पढ़े लिखे हाथों में देने का संकल्प लीजिए। अकर्मण्य, अज्ञानी, नकारा लोगों को विदा करिए। गोडसे के पुजारी देश को बर्बाद करेंगे,
पूर्व में भी इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी और वर्तमान में देश को पता नहीं कहां ले जाना चाह रहे। आज हमारा देश 1857 की स्थिति में खड़ा होने के लिए पहुंच चुका है, 1947 पे तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, हर प्रकार से पीछे जा रहा है। इसको देश का आम आवाम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जागे और बचाए, गुमराह होने से बचे, नकली राष्ट्रवाद से बचे, नकली भगवा से बचे। ये वही भगवा है जिस भगवा को धारण करके नकली संत ने माता सीता का अपहरण किया था। आज वही भगवा का आतंक पूरे देश के अंदर है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय आम आवाम। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और तमाम जानकारियां दी। काफी अच्छे तरीके से आपने बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपके आगे के भविष्य के लिए और जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए न्यूज भारती की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे तिवारी जी, अनिल तिवारी, मोदी जी के सबसे बड़े कांग्रेसी भक्त, जिन्होंने बेबाकी से ना सिर्फ तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी और वर्तमान के सत्ताधीशों को करारा जवाब भी दिया। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी ये पेशकश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जमकर शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।